मुझसे कहा गया कि मैं ये बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ। ये क्यों कर मेरी समझ में नहीं आया। क्यों कर का अर्थ शब्दकोश में तो ये मिलता है कैसे और किस तरह। अब आपको क्या बताऊं कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूँ। ये बड़ी उलझन की बात है। अगर मैं किस तरह को पेश नज़र रखूं तो ये जवाब आता है कि अपने कमरे में सोफे पर बैठ जाता हूँ, कागज़ कलम पकड़ता हूँ और बिस्मिल्लाह करके अफसाना लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरी 3 बच्चियाँ शोर मचा रही होती हैं। मैं उनसे बातें भी करता हूँ, उनकी आपसी लड़ाइयों का फैसला भी करता हूँ, अपने लिए सलाद भी तैयार करता हूँ। अगर कोई मिलने वाला आ जाए तो उसकी खातिरदारी भी करता हूँ, मगर अफसाना लिखे जाता हूँ। अब कैसे सवाल आए तो मैं कहूँगा कि मैं वैसे ही अफसाने लिखता हूँ जिस तरह खाना खाता हूँ, गुस्ल करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और झक मारता हूँ। अगर ये पूछा जाए कि मैं अफसाना क्यों लिखता हूँ तो इसका जवाब हाजिर है। मैं अफसाना अव्वल तो इसलिए लिखता हूँ कि मुझे अफसाना लिखने की शराब की तरह लत पड़ी हुई है। मैं अफसाना ना लिखूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने, या मैंने गुस्ल नहीं किया, या मैंने शराब नहीं पी। मैं अफसाना नहीं लिखता, हकीकत यह है कि अफसाना मुझे लिखते हैं। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। यूं तो मैंने 20 से ऊपर किताबें लिखी हैं, लेकिन मुझे कभी कभी हैरत होती है कि ये कौन है जिसने इस कदर अच्छे अफसाने लिखे हैं जिन पर आए दिन मुकदमे चलते रहते हैं। जब कलम मेरे हाथ में ना हो तो मैं सिर्फ सादत हसन होता हूँ, जिसे उर्दू आती है ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना फ्रांसीसी। अफसाना मेरे दिमाग में नहीं, जेब में होता है, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं होती। मैं अपने दिमाग पर जोर देता हूं कि कोई अफसाना निकल आए। कहानीकार बनने की बहुत कोशिश करता हूं, सिगरेट फूंकता रहता हूं, मगर अफसाना दिमाग से बाहर नहीं निकलता। आखिर थक हार कर बांझ औरत की तरह लेट जाता हूं। अनलिखे अफसाने के दाम पेशगी वसूल कर चुका हूं, इसलिए बड़ी कोफ्त होती है। करवटें बदलता हूं, उठकर अपनी चिड़ियों को दाने डालता हूं, बच्चों को झूला झुलाता हूं, घर का कूड़ा करकट साफ करता हूं। जूते, नन्हे मुन्ने जूते जो घर में जहां जहां बिखरे होते हैं, उठाकर एक जगह रखता हूं। मगर कमबख्त अफसाना जो मेरी जेब में पड़ा होता है मेरे जहन में नहीं होता था, और मैं तिल मिलाता रहता हूं। जब बहुत ज्यादा कोफ्त होती है तो बाथरूम में चला जाता हूं, मगर वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। सुना हुआ है कि हर बड़ा आदमी गुस्ल खाने में सोचता है, मगर मुझे तजुर्बे से यह मालूम हुआ कि मैं बड़ा आदमी नहीं, इसलिए मैं गुस्ल खाने में नहीं सोच सकता। लेकिन हैरत है कि मैं फिर भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत बड़ा कहानीकार हूं। मैं यही कह सकता हूं कि या तो ये मेरे आलोचकों की खुशफहमी है, या मैं उनकी आंखों में धूल झोंक रहा हूं, उन पर कोई जादू कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, मैं गुस्ल खाने में चला गया। किस्सा यह है कि मैं खुदा को हाजिर नाजिर रखकर कहता हूं कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं और कैसे लिखता हूं। अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं लाचार हो गया हूं तो मेरी बीवी, जो संभव है यहां मौजूद है, आई और उसने मुझसे कहा, आप सोचिए नहीं, कलम उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैं इसके कहने पर कलम और पेंसिल उठाता हूं और लिखना शुरू कर देता हूं। दिमाग बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जेब भरी होती है। खुद ब खुद कोई अफसाना उछल कर बाहर आ जाता है, और खुद को इस दृष्टि से कहानी का नहीं, जेब कतरा समझता हूं, जो अपनी जेब खुद ही काटता है और आपके हवाले कर देता हूं। मुझ जैसा बेवकूफ भी दुनिया में कोई और होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवेश खरे और आपके सामने मंटो साहब, सादत हसन मंटो साहब का मैंने मोनोलॉग रखा। उसकी एक वजह है कि मैंने क्यों रखा, क्योंकि मैं हर शनिवार और रविवार को आपके सामने एक कहानी रखूंगा जो आपको पसंद आएगी और आपको रोचक लगेगी। तो फिर मिलते हैं हर शनिवार और रविवार को यात्रा पर, मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सफर। और सफर करते हैं मंटो साहब से। जो पहली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ये है।